गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हम्म। आवाज क्लियर है? वीरेंद्र, क्या हाल चाल है तुम्हारा? हम्म। हम्म। चलिए, देखिए, ज्योग्राफिकल थॉट या भौगोलिक चिंतन आप पढ़ रहे हैं, और भौगोलिक चिंतन में मैंने आपको कहा आराम आराम से समझने की जरूरत है। समझ गए? इसका मतलब इससे आसान चीज कहीं नहीं है। समझ गए? तो हम आधुनिक भूगोल में चले आए थे, और आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में हमबोल्ट और रीटर को जाना जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो कल हमबोल्ट से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हमने आपको बता दी थी। आज हम रीटर शुरू करेंगे। रीटर शुरू करेंगे और देखेंगे रीटर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए मॉडर्न ज्योग्राफी, आधुनिक भूगोल, मॉडर्न ज्योग्राफी, ये आधुनिक आधुनिक भूगोल। और इसमें हम किन की बात कर रहे हैं? तो कॉल रीडर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कॉल रीडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉल रीडर की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको कॉन्साइज वे में थोड़ा सा रीडर के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉन्साइज, ताकि आपको अपनी समझ बनाने में थोड़ा सा इजी हो। देखिए, रीटर और जो हमबोल्ट थे ना, मैंने आपको कहा था कि ये समकालीन थे। समकालीन का मतलब होता है कि एक ही शायद आपका जन्म हुआ, लगभग 1-2 साल के अंतराल पे आप लोग कोई भी काम करते थे, दोनों जर्मनी में ही रहते थे। इनकी आयु लगभग एक ही समान थी, यानी एक साथ साथ ये लोग पढ़ाते थे अपने अपने यूनिवर्सिटी में। लेकिन भूगोल को इंटरप्रेट करने का ढंग इनका अलग अलग था। मैंने आपको कहा था कि हमबोल्ट ज्यादातर जो चीज था वो क्या बताते थे, किसके बारे में बताते थे? वो बताते थे सामान्य भूगोल के बारे में। सामान्य भूगोल का मतलब था भौतिक भूगोल, यानी विश्व भूगोल को आप इंटरप्रेट कर रहे हैं और भूगोल को समझ रहे हैं। एक सामान्य सी चीजें हैं जो जिसमें एक क्रमबद्धता है। यानी आप जैसे आज के टाइम में आप भौतिक भूगोल को समझेंगे तो आप क्या करेंगे? क्लाइमेट को समझने के लिए बहुत सारी चीजों को क्रमबद्ध रूप से समझना पड़ेगा, टेम्परेचर को, रेनफॉल को, एयर प्रेशर को, विंड डायरेक्शन को। तो ये क्या है? एक क्रमबद्धता है। तो सामान्य भूगोल एक तरह का क्रमबद्ध भूगोल है जिसको हम सिस्टमेटिक ज्योग्राफी कहते हैं, और उसके पक्षधर थे कौन? हमबोल्ट थे। एक तरह से आप कहिए कि भौतिक भूगोल के पक्षधर थे। उनका विश्वास था कि स्थलाकृति को समझना ही भौतिक भूगोल या भूगोल का एक उद्देश्य है। लेकिन रीटर का कहना था कि नहीं, ये जरूरी नहीं। हम भौतिक भूगोल को तो पढ़ते ही हैं, लेकिन भौतिक भूगोल का हमारे वातावरण का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी हमें समझना होगा। तो दो चीजों पे उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। एक, मानव भूगोल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहीं से शुरू होता है, रीटर महोदय से शुरू होता है, और रीटर ने मानव भूगोल के बारे में काफी कुछ योगदान दिया। पर्यावरण का मानव पे जो असर पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, रीटर उससे प्रभावित थे, और पर्यावरण मानव के अंतर संबंध पे बहुत ज्यादा ही ये व्याख्यान करते थे। उनका कहना था कि सामान्य भूगोल नहीं, हमें विशिष्ट भूगोल पे ध्यान देना चाहिए। विशिष्ट का क्या मतलब है? अब विशिष्ट का मतलब है कि एक विशिष्ट क्षेत्र का मतलब है, अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूं तो मैं दिल्ली के बारे में जानूं, यहाँ के क्लाइमेट के बारे में जानूं, यहाँ के उस एरिया के बारे में जानूं जो संसाधन के रूप में बन सकता है, यहाँ के मानव और उनके संसाधन से उनका जो संबंध है उसके बारे में जानूं। यानी स्पेशल ज्योग्राफी की बात करते थे, विशिष्ट भूगोल की बात करते थे।
तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्षेत्रीय भूगोल की चर्चा कर रहे हैं और एक भौतिक भूगोल की चर्चा कर रहे हैं। है दोनों समकालीन, है दोनों आधुनिक भूगोल के संस्थापक, लेकिन यहाँ पे भूगोल को पढ़ाने का नजरिया बदल गया और यहीं से शुरू हो गया द्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब था कि हम सामान्य बनाम विशिष्ट की तरफ दो विचारधाराओं को लेके चल रहे हैं। एक ही टाइम में भूगोल को पढ़ाने का नजरिया अलग अलग है। अगर शुरू हुआ भूगोल तो इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी ना कि भाई इसमें सिलेबस क्या रखा जाए, केवल भौतिक भूगोल रखा जाए या मानव भूगोल को भी इसमें शामिल कर दिया जाए। तो उस समय लोग कंफ्यूज थे। अगर मानव भूगोल को अगर शामिल किया जाता तो बहुत सारे समाजशास्त्री कहते थे फिर तो समाजशास्त्र ही पढ़ लीजिए, भूगोल को पढ़ने की क्या जरूरत है। बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई ये तो सामाजिक भूगोल हो गया है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़े हैं वैसे वैसे भूगोल की कई सारी शाखाएं बन गई हैं। ऐसा नहीं है कि हम सामान्य भूगोल को ही पढ़े, विशिष्ट भूगोल को छोड़ दिए, लेकिन यहाँ से दो विचारधाराएं साथ साथ चलनी शुरू हो गई। याद रखिएगा, समझ गए। तो यहाँ से दो विचारधाराएं साथ साथ चलनी शुरू हो गई। अब जरा देखिए रीटर के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए रीटर के बारे में क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट लिखना है ये समझ लीजिए। सबसे पहले इनका जो समय काल है या अवधि है इनका, ये लिख लीजिए अवधि। इनका जो अवधि है ये लिखिए 1779 से 1859। 1779 से 1859 ये इनका अवधि है। इसी अवधि में इनका कार्यकाल यही है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी इसी में चली है। दूसरा रीटर और हम्बोल्ट, मैंने आपको बताया आधुनिक भूगोल के संस्थापक। तो पहला पॉइंट तो लिख लीजिए, आधुनिक भूगोल के संस्थापक। संस्थापक के रूप में इनको भी जाना जाता है, हम्बोल्ट और रीटर दोनों को जाना जाता है। तो पहला पॉइंट्स तो ये हो गया, आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। दूसरा दूसरा वो एक धर्मशास्त्री थे। याद रखिए रीटर एक धर्मशास्त्री थे, एक धर्मशास्त्री थे। धर्मशास्त्री, इसको हम टेलियोलॉजिस्ट कहते हैं, टेलियोलॉजिस्ट कहते हैं। अब उनका ईश्वर पे दृढ़ विश्वास था। याद रख, उनका ईश्वर पे दृढ़ विश्वास था, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास था। याद रखिएगा ईश्वर पे क्या था, बहुत ज्यादा दृढ़ विश्वास था। तो कहीं कहीं आप देखेंगे भूगोल जब ये पढ़ा रहे हैं तो इसकी छाया वहां नजर आती है। जब ये भूगोल पढ़ा रहे हैं तो इसकी छाया नजर आती है। दूसरा उनका जो पद्धति था, अगर मैं आपसे कहूं किस पद्धति से वो भूगोल को आगे ले जाना चाहते थे तो पद्धति क्या था, तो उनकी जो पद्धति थी, याद रखिएगा, ये उद्देश्यवादी था, उद्देश्यवादी पद्धति था। इसको उद्देश्यवादी को हम एक तरह से प्रैग्मैटिज्म भी कहते हैं। याद रखिएगा, या इसको क्या कहते हैं, उद्देश्यवादी का मतलब प्रैग्मैटिज्म। अब आप कहेंगे सर उद्देश्यवादी का क्या मतलब होता है, इनकी पद्धति उद्देश्यवादी थी, इसका क्या मतलब होता है। अब देखिए उद्देश्यवादी का मतलब है कि जैसे सपोज कीजिए कि आप भूगोल में कोई ज्ञान दे रहे हैं ना, तो ऐसे ही कुछ मत लिख दीजिए, उसके पीछे आपका अनुभव होना चाहिए। यानी अनुभविक विधि के अनुसार आप ज्ञान को आगे ले चलिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि आप कुछ भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, और आपका जो मन है वो दर्शन की तरफ है, मतलब अपने मन से जो दर्शन आपके दिमाग में आया, जो अनुभूति प्राप्त हुई, उससे बहुत कुछ आपने लिख के ज्ञान बना दिया, भूगोल में शामिल कर दिया।
तो ये कहते थे अगर आप अपने ज्ञान को आंतरिक अनुभूति से अगर फील करके भूगोल में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो दार्शनिक हो जाएगा। अनुभविक कहाँ है? अनुभव का मतलब हुआ कि किसी कार्य में आप 10 साल से कोई चीज कर रहे हैं और उसमें आपको अनुभव प्राप्त हुआ, तब जाके आपने एक थीसिस लिख दिया कि मैंने ये काम किया है और इसमें ये चीज शामिल की थी, तो ये रिजल्ट आया। तो ये क्या हुआ? अनुभव हुआ। तो अनुभव के आधार पे ज्ञान को आगे ले जाने की कोशिश उद्देश्यवाद कहलाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ज्ञान का आधार अनुभव होना चाहिए, याद रखिए, ज्ञान का आधार अनुभव होना चाहिए, होना चाहिए, न कि आंतरिक अनुभूति। याद रखिए, न कि आंतरिक अनुभूति। ठीक है, अनुभूति, समझ गए, याद। दूसरा ये कहते थे, दूसरा कहते थे कि अगर आप ज्ञान दे रहे हैं किसी को, मान लीजिए मैं किसी भविष्य के लिए एक किताब लिख रहा हूँ, रीटर एक वैसे विचारकों में से थे जो इनको पता था कि अगर ये छप जाए तो बहुत बरसों तक, आज हम पढ़ रहे हैं, तो उनका कहना था कि भूगोल को अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं तो ज्ञान को इस तरह से पढ़ाइए कि उसका कोई उद्देश्य है। यानी आप अगर ज्ञान ले रहे हैं तो इसका कोई उद्देश्य होना चाहिए, और इसी के अर्थ में उद्देश्यवाद आया। तो ज्ञान का एक उद्देश्य होना चाहिए, यहां पे आप लिख दीजिए, ज्ञान का एक उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। और जो ज्ञान है वो किस पे आधारित होना चाहिए? तो वो ज्ञान किस पे आधारित होना चाहिए? याद रखिएगा, वो अनुभव पे आधारित होना चाहिए। इसीलिए इनके ज्ञान को क्या कहा गया था? तो अनुभविक शोध, याद रखिएगा, इनका जो ज्ञान था ये अनुभविक शोध पे आधारित था। इनका ज्ञान लिख लीजिए, इनका ज्ञान अनुभविक शोध पे आधारित था, अनुभविक शोध पर आधारित था, शोध पर आधारित था। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। इस पेज में इतना ही आपको लिखना है, इस पेज में आपको इतना ही लिखना है। हम्म, ठीक है, यहां तक समझ गए हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या लिखना है, क्या क्या इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं उनको देखिए। रीटर ने मानव भूगोल की दिशा में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, तो यहां लिख दीजिए मानव भूगोल की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान, योगदान, मानव भूगोल की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान। दूसरा, मानव भूगोल के साथ साथ अगर ये हम कहें इनको, तो ये क्षेत्रीय भूगोल के समर्थक थे, क्षेत्रीय भूगोल, अथवा इसको हम क्या कहेंगे, विशिष्ट भूगोल, विशिष्ट भूगोल के पक्षधर थे। याद रखिएगा, ये विशिष्ट भूगोल के पक्षधर थे। अर्थात भूगोल को, उनका कहना था, अर्थात भूगोल को किसी स्थान विशेष के संदर्भ में, किसी स्थान विशेष के संदर्भ में प्रस्तुत करना भूगोल का उद्देश्य है, भूगोल का उद्देश्य है, याद रखिएगा। स्थान विशेष का मतलब हो गया एक तरह से, यहां पे हम देखेंगे तो रीजनल ज्योग्राफी हो गया। कौन सा ज्योग्राफी हो गया? ये
रीजनल ज्योग्राफी हो गया। समझ गया ना? आगे जब ड्वेलिज्म हम आपको बताएंगे तो आप इस चीज को समझ जाएंगे। समझ गए? हाँ, ड्वेलिज्म अगर आप करेंगे, समझाएंगे तो। हम्म। अब देखिए, उनका ये भी कहना था, कथन, उनका कथन और क्या क्या था? तो उनका कथन था कि भूगोल एक एकीकृत विज्ञान है। भूगोल एक एकीकृत विज्ञान है। एकीकृत विज्ञान है। एक एकीकृत विज्ञान है जो प्रकृति और मानव दोनों के संबंधों का अध्ययन करता है। जो प्रकृति एवं मानव दोनों के संबंधों का अध्ययन करता है। दोनों के संबंधों का अध्ययन करता है। याद रखिएगा, किसका अध्ययन करता है? तो प्रकृति एवं मानव दोनों के संबंधों का अध्ययन करता है। अर्थात उन्होंने प्रकृति और मानव के बीच संबंधों को महत्वपूर्ण माना था। याद रखिएगा, ये सब अपने आप नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है? तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? इसका मतलब ये हुआ कि ये मानव भूगोल के ज्यादा पक्षधर थे, मानव भूगोल के बारे में सोचते थे, क्षेत्रीय भूगोल से उनका संबंध बहुत ही ज्यादा था। दूसरा, ईश्वरवादी थे। मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे, ये आपको क्या लिखना है, धर्मशास्त्री थे, या फिर इनको हम क्या कह सकते हैं, ईश्वर पे अगर इनका दृढ़ विश्वास था तो इसको हम इस टर्म में कह सकते हैं कि ये ईश्वरवादी थे। याद रखिएगा, ईश्वरवादी थे। यानी भूगोल पे कुछ चीजों को आप देखेंगे कि इनके लेख में लगता था ईश्वरीय, टेलियोलॉजिस्ट थे ये, तो ईश्वरीय प्रभाव था। समझ गए? हम्म। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्या लिखना है आपको। हम्म। 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 अब देखिए, उनका कुछ कथन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हमने आपको कहा कि वो ईश्वरवादी थे, तो उनका कथन था कि ईश्वर की योजना मानव और प्रकृति के सामंजस्य में दिखाई देती है। यानी ईश्वर की योजना मानव एवं प्रकृति के मानव एवं प्रकृति के सामंजस्य सामंजस्य में दिखाई देती है। में दिखाई देती है। याद रखिएगा, ये इनका कथन था। तो ईश्वर का जो उद्देश्य है, तो यहां पे दो चीजें सामने आती हैं कि योजना, प्रयोजना, यानी किसी भी ज्ञान के पीछे क्या योजना है, इसका मतलब क्या हो गया, उद्देश्यवाद हो गया। तो उद्देश्यवाद थे, और उद्देश्यवाद कहीं ना कहीं प्रकारवाद के जैसा ही दिखता है। जैसे फंक्शनलिज्म नाम सुना होगा, प्रकारवाद। तो प्रकारवाद का क्या मतलब है? प्रकारवाद कहता है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। अगर दुनिया में कोई भी चीज हो रहा है तो उसका एक प्रयोजन है। दिस इज द फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म ये कहता है। तो याद रखिएगा, तो ये कथन है इनका। ठीक है? अब देखिए, दूसरा इनका योगदान और कहाँ है, आगे हम चलते हैं। इनका योगदान और कहाँ है, जरा देखिए। उनका 1859 1820 में बर्लिन ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी उन्होंने। 1820 में बर्लिन ज्योग्राफिकल सोसाइटी
ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? सोसाइटी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। बर्लिन ज्योग्राफिकल सोसाइटी। बर्लिन ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना, बर्लिन ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1820 में। हम्म, हम्म, दूसरा, इनका कहना था जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है, इन्होंने, रीटर ने अनेकता में एकता, याद रखिएगा, अनेकता में एकता, याद रखिएगा, अनेकता में एकता की अवधारणा विकसित की थी। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है? विकसित की थी। अनेकता में एकता का क्या मतलब है, जरा देखिए। अनेकता में एकता का क्या मतलब है, जरा देखिए। इसका तात्पर्य क्या है? अब देखिए, सब सपोज कीजिए मैंने आपको कहा अनेकता के में एकता, इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले रीटर क्या थे, भौतिक भूगोल के समर्थक थे या क्षेत्रीय भूगोल के? तो आप कहेंगे सर क्षेत्रीय भूगोल के, यानी किसी खास क्षेत्र के विशेष में किसी चीज को प्रभावित करना चाहते थे। तो उनका कहना था कि कोई प्राकृतिक सीमा से घिरा हुआ क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कि इलाहाबाद का क्षेत्र है, या मान लीजिए हिमालय का क्षेत्र है, या मान लीजिए रेगिस्तानी क्षेत्र है, या मान लीजिए कि बहुत वर्षा का क्षेत्र है, तो ये क्या हुआ, एक प्राकृतिक सीमा हुआ इसका। प्राकृतिक सीमा का मतलब हो गया कि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, केरल का क्षेत्र हो गया, मेघालय का क्षेत्र हो गया। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, जैसलमेर का एरिया हो गया। तो इनका कहना था कि एक प्राकृतिक सीमा से घिरा क्षेत्र अपने आप में एक इकाई होता है, जहां हर चीजों में एकता दिखती है। वहां का संस्कृति, वहां की जलवायु, वहां का तापमान, वहां हर चीजों में समानता आएगी। आप अब समझ रहे हैं ना? तो इन्होंने क्या किया, एक प्राकृतिक सीमा से घिरे हुए क्षेत्र को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है, और उसमें कहते थे एक प्रॉपर समानता दिखती है। तो इसी चीज को, अनेकता में एकता को यहाँ पे लिख देते हैं। तो अनेकता में एकता को यहां लिख लिख दीजिए। इसका तात्पर्य, ताकि आप भूलेंगे नहीं, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य, प्रत्येक प्राकृतिक सीमा से घिरा क्षेत्र, इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक प्राकृतिक सीमा से घिरा क्षेत्र, प्राकृतिक सीमा से घिरा क्षेत्र, सीमा से घिरा क्षेत्र, घिरा क्षेत्र, इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक प्राकृतिक सीमा से घिरा क्षेत्र जलवायु, उसका यथा में लिख दीजिए, जलवायु, तापमान, वर्षा, या किसी भी चीज का उत्पादन, या उत्पादन, उसकी सभ्यता, उसकी जनसंख्या, उसकी सभ्यता, उसकी जनसंख्या,
और इतिहास के संदर्भ में एक इकाई होता है। इतिहास के संदर्भ में एक इकाई होता है। एक इकाई होता है जिसमें एकता परिलक्षित होता है। एकता परिलक्षित होता है। तो ये यहां पे मैंने आपको बता दिया कि अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। समझ गए? इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए, आराम से समझ में आएगा। कोई बहुत बड़ा ये चीज नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आए, है ना। हम्म। अनेकता में एकता, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। समझ गए? क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। समझ गया ना? इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनेकता में एकता, याद रखिएगा सबसे ज्यादा। उसके बाद मैंने आपको कहा उद्देश्यवाद। ये उद्देश्यवादी थे, तो इसका मतलब यहां पे मैं आपको उद्देश्यवाद भी लिख देता हूं। उद्देश्यवादी थे। तो उद्देश्यवाद क्या होता है इसको भी जरा देख लीजिए। ये छोटे छोटे टर्म आपके क्या होंगे? ये छोटे छोटे टर्म आपसे क्या होने चाहिए? परिचित होने चाहिए। उद्देश्यवाद, तो मैंने आपको क्या कहा? इसको हम प्रैग्मेटिज्म भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म। ठीक है। तो अर्थ क्या होता है उद्देश्यवाद का? क्या मतलब होता है, अर्थ क्या होता है, इसको जरा हम आपको बता देते हैं। तो अर्थ तो आप समझ ही गए। उद्देश्य का मतलब है कि हम्म, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, इसका मतलब है अर्थ और ज्ञान को, याद रखिएगा, अर्थ और ज्ञान को उसके अनुभव के संदर्भ में, अनुभव के संदर्भ में अर्थ और ज्ञान, मतलब किसी भी चीज का जो अर्थ है क्या हो सकता है। जैसे एक बेवकूफ आदमी है, मान लीजिए गांव में पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने जिसको किसी भी चीज का अनुभव नहीं है, उसको आप कहेंगे कि ज्ञान बताओ, तो वो ज्ञान वही बताएगा जो बेवकूफी भरा है, उसके पीछे उसका कोई अनुभव नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं आप स्कॉलर आदमी हैं, बहुत जगह घूमे फिरे हैं, एंडीज पर्वत पे गए हैं, ज्वालामुखी में उतरे हैं, इधर गए हैं उधर गए हैं, तो आप अपने अनुभव से जो ज्ञान देंगे वो ज्ञान का प्रयोजन बहुत बड़ा प्रयोजन होता है। अर्थ और ज्ञान को उनके अनुभव की, अर्थ और ज्ञान को उनके अनुभव के संदर्भ में परिभाषित किया जाना चाहिए। याद रखिएगा के संदर्भ में, अनुभव के, अनुभव के संदर्भ में, अनुभव की, अनुभव की भूमिका, भूमिका का, की भूमिका भी लिख दीजिए, भूमिका के संदर्भ में परिभाषित किया जाना चाहिए।
याद रखिएगा, परिभाषित किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, याद रखिएगा, किया जाना चाहिए। अर्थ और ज्ञान को उनके अनुभव के भूमिका के संदर्भ में परिभाषित किया जाना चाहिए, याद रखिएगा, ये उद्देश्यवादी कहते हैं। हम्म। दूसरा, उद्देश्यवाद ये भी कहता है कि किसी भी घटना को, किसी भी घटनाओं को, याद रखिएगा, उनका कहना है कि किसी भी घटनाओं को, किसी भी घटनाओं को या ज्ञान को, अगर घटना हम कह रहे हैं, कोई इवेंट्स कह रहे हैं, तो घटनाओं को उनके प्रयोजन के संदर्भ में, उनके प्रयोजन के संदर्भ में, के संदर्भ में संदर्भ में, प्रयोजन यानी उसका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन के संदर्भ में समझने का प्रयास करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। समझ गए? तो उद्देश्यवाद, ये दो चीज जो मैंने आपको लिखा है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। पहला ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है, तीसरा कभी भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए उद्देश्यवाद को याद रखिएगा, उद्देश्यवाद को। ठीक है? अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये उद्देश्यवाद कहां से आया था, समझ गए ना? तो ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, हीगल के द्वारा दिया गया था। यहां पे मैं लिख देता हूं, उद्देश्यवाद, तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट है, ये उद्देश्यवाद वाद शब्द का प्रयोग, प्रयोग हीगल के द्वारा सबसे पहले किया गया था। ये हीगल आप लोगों को नहीं पढ़ना है, हीगल द्वारा, हीगल द्वारा सर्वप्रथम किया गया था, याद रखिएगा, सर्वप्रथम किया गया था, किया गया था, हीगल द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। और जो रीटर महोदय थे वो किससे प्रभावित थे? हीगल से प्रभावित थे। तो रीटर महोदय हीगल से प्रभावित थे, हीगल से प्रभावित थे। समझ गए? यहां तक तो आपने लिख ही लिया होगा। ठीक है? तो यहां उद्देश्यवाद आप समझ गए ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उद्देश्यवाद तो समझ गए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम्म। जीवन, तुम्हारा क्या हाल चाल है? सॉरी, तुम्हारा नाम मैं भूल जाता हूँ, राजू, हाँ। यहां तक ठीक है, आगे चले? ठीक है, यहां तक चले, हम आगे चलते हैं अब। हम्म। अब देखिए, इनका अप्रोच जो था वो रीजनल था। तो याद रखिएगा, इनके भूगोल को की व्याख्या की पद्धति यहां पे लिख लीजिए, रीटर के भूगोल की व्याख्या की पद्धति,
कैसी थी? क्षेत्रीय थी, क्षेत्रीय। अथवा विशिष्ट थी। विशिष्ट का मतलब स्पेशल, आगे मैं आपको बताऊंगा। अथवा विशिष्ट की पद्धति क्षेत्रीय अथवा विशिष्ट थी। विशिष्ट का मतलब स्पेशल, स्पेशल का मतलब एक तरह से रीजनल माना जाता है। अब यहाँ पे इनका जो अप्रोच है, अप्रोच, जिस हिसाब से ये भूगोल का व्याख्यान प्रस्तुत करते थे उसको हम कहते थे अप्रोच। तो अप्रोच का मतलब होता है, इनका अप्रोच जो था वो कैसा था? तो रीजनल अप्रोच था। कौन सा अप्रोच था? रीजनल अप्रोच था। वो भूगोल को अगर समझ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनका उपागम एक तरह से क्षेत्रीय उपागम था। उपागम को बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, उनकी विचारधारा ऐसे समझिए, क्षेत्रीय उपागम। अब ये क्षेत्रीय उपागम क्या होता है, जरा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अप्रोच जो इनका था ये क्या था? रीजनल अप्रोच था, और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्षेत्रीय क्या होता है? क्षेत्रीय आगे जाके आपको और भी अच्छा लगेगा कि क्षेत्रीय होता क्या है। देखिए इसमें क्या किया जाता है। उसके इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए रीटर का कहना था कि किसी प्राकृतिक सीमा के अंदर, मान लीजिए प्राकृतिक सीमा मैंने कहा जैसे रेगिस्तान का क्षेत्र है, अत्यधिक वर्षा का क्षेत्र है, या कहीं पे मान लीजिए समुद्र के तटीय क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र हो गया जो प्राकृतिक सीमा के अधीन आता है। यहाँ के हर चरों को, चरों का मतलब होता है एक एक चीज अलग अलग कीजिए, जैसे यहाँ की मिट्टी कैसी है, जैसे यहाँ की वनस्पति कैसी है, जैसे यहाँ का तापमान क्या है, यहाँ वर्षा क्या है। अब इसको मिलाइए या इसका संबंध स्थापित कीजिए वहां के संस्कृति से। सांस्कृतिक चरों में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सांस्कृतिक चरों में वहां की प्रजाति कौन सी है, सांस्कृतिक चरों में वहां धर्म कौन सा है, वहां रीति रिवाज कौन सा है, वहां पहनावा कौन सा है। इन सब चीजों में आपसी संबंध स्थापित करना ही क्षेत्रीय उपागम कहलाता है। समझ गया ना? तो इसका मतलब एक प्राकृतिक सीमा एक इकाई के रूप में काम करती है रीटर के अनुसार, अगर आप देखेंगे तो रीटर के अनुसार। समझ गए? तो रीजनल अप्रोच का मतलब क्या होता है? इस प्रकार की पद्धति में, इसको भी लिख लीजिए, इस प्रकार की पद्धति में, इस प्रकार की पद्धति में, इस प्रकार की पद्धति में किसी एक क्षेत्रीय इकाई के भूगोल को, किसी एक क्षेत्रीय इकाई के भूगोल को, क्षेत्रीय इकाई के भूगोल को, के भूगोल को समझाने के लिए, सॉरी समझने के लिए, समझने के लिए समझने के लिए पर्यावरण के समस्त भौतिक, पर्यावरण के समस्त भौतिक, पर्यावरण के समस्त भौतिक, समस्त भौतिक और सांस्कृतिक घटकों पर, और सांस्कृतिक घटकों पर घटकों पर एक साथ विचार किया जाता है, एक साथ विचार किया जाता है, एक साथ विचार किया जाता है, किया जाता है, और उनका अंतर संबंध स्थापित किया जाता है, तथा उनका अंतर संबंध स्थापित किया जाता है, स्थापित
किया जाता है। ठीक है, उनका संबंध स्थापित किया जाता है। समझ गया? और यही रीजनल अप्रोच कहलाता है। याद रखिएगा, यही क्षेत्रीय उपागम कहलाता है। क्षेत्रीय उपागम कहलाता है। समझ गए? यही है इनका रीजनल अप्रोच। तो रीजनल अप्रोच के बारे में आप समझ गए होंगे। समझ गए? हम्म। अब इनकी पद्धति को हम क्या माने? अगर मैं आपसे कहूं कि दो पद्धतियां हैं, मैंने आपको बताया था आगमनक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति। तो याद रखिए, रीटर की जो पद्धति थी निगमनात्मक पद्धति कही जा सकती है। रीटर की पद्धति, रीटर की जो पद्धति है वो निगमनात्मक पद्धति कहलाती है। पद्धति निगमनात्मक कहलाती है। अब निगमनात्मक को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? आप जानते हैं, इसको हम कहते हैं डिडक्टिव अप्रोच या डिडक्टिव मेथड। अब डिडक्टिव का मतलब होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की तरफ। समझ गए? सामान्य से विशिष्ट की तरफ। निगमनात्मक जो पद्धति है डिडक्टिव है, सामान्य से विशिष्ट। तो इसका मतलब क्या था कि रीटर कैसे ये अनुसंधानिक प्रस्तुत करते थे? डिडक्टिव मेथड या इंडक्टिव मेथड, ये अनुभव या फिर अनुभव पे आश्रित एक तरह का विधि है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है। याद रखिएगा। तो ये क्या करते थे इसमें? मूलभूत माने गए तत्वों से, कोई भी चीज अगर माना गया है मूलभूत माने गए तत्वों से, मूलभूत माने गए तत्वों से समझ गए, किसी चीज को या किसी चर का उपयोग करके उसको सामान्य मान लेते थे तत्वों से। मूलभूत माने गए तत्वों से अथवा स्थापित सत्य से, अथवा स्थापित सत्य से, उन्होंने जो सत्य स्थापित किया, स्थापित सत्य से नए निष्कर्ष, नए निष्कर्ष निकालते थे, नए निष्कर्ष निकालते थे। इसका मतलब जो सामान्य है, देखिए यहां पे निगमनात्मक पद्धति में सामान्य से विशिष्ट का क्या मतलब है? रीटर जो क्षेत्रीय भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं उसमें बहुत चीज समानता देखते थे। जैसे मान लीजिए तापमान में वहां समानता देखते थे, या जलवायु वहां है, वहां मिट्टी है। अब जब इसमें समानता होती थी तो वो कहते थे कि हो सकता है इसका जो मनुष्य पे प्रभाव होगा इस तरह का होगा, तो एक नया कंक्लूजन दे देते थे। तो इसका मतलब जो चीजें यहाँ सामान्य है उससे एक नए निष्कर्ष पे पहुंचना कौन सा अप्रोच है? डिडक्टिव अप्रोच है। समझ गया ना? तो ये कौन सा अप्रोच है? तो ये डिडक्टिव अप्रोच है। याद रखिएगा। समझ गया कौन सा अप्रोच है ये? तो डिडक्टिव अप्रोच है। ठीक है, यहां तक तो समझ गए आप? हम्म।
अब देखिए, इसके अलावा और भी क्या चीजें हैं, और भी क्या चीजें हैं? अब देखिए क्या क्या है इसमें, पॉइंट क्या क्या है। पहला पहला पॉइंट है, भूगोल और इतिहास के बीच गहरे संबंध को स्पष्ट किया। याद रखिए, रीटर ने भूगोल और इतिहास के बीच तथा इतिहास के बीच गहरे संबंध स्थापित किए। गहरे संबंध स्थापित किए हैं, यानी भूगोल तथा इतिहास के बीच गहरे संबंध स्थापित किए। इसका मतलब यही ऐतिहासिक भूगोल कहलाता है। ऐतिहासिक भूगोल। अब आप कहेंगे सर ऐतिहासिक भूगोल का क्या मतलब है? आप कहेंगे ना सर ऐतिहासिक भूगोल का क्या मतलब है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम जरा इस चीज को समझते हैं, ऐतिहासिक भूगोल क्या है आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहें डेविस ने सामान्य अपवर्तन चक्र सिद्धांत दिया, तो क्या था ये, ऐतिहासिक भूगोल था या सीधे भूगोल था? जब आप किसी भी स्थलाकृति को इतिहास के संदर्भ में परिभाषित कर रहे हैं, यानी उसके क्रोनोलॉजी को बता रहे हैं कि पहले ये स्थलाकृति ऐसी नहीं थी, अब ऐसी दिखती है, कल होके और भी बदल जाने वाली है, यानी आपकी जो क्रमबद्धता है भूगोल की, ये वर्तमान से नहीं इतिहास से जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब ऐतिहासिक भूगोल है। तो भूगोल को जब भी आप वर्णन करेंगे, इसका मतलब है भूगोल का वर्णन इतिहास के काल कर्मों के अनुसार। ठीक है, इतिहास का सॉरी भूगोल का जो वर्णन कर रहे हैं ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार कर रहे हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण डेविस का अपवर्तन चक्र कह सकते हैं कि उसमें तीन अवस्थाएं हैं। पहले कुछ जैसे हिमालय पहले 33 सागर था, अब वहां पे क्या है, पर्वत है, कल हो सकता है ये मैदान में तब्दील हो जाए। ऐतिहासिक भूगोल के संदर्भ में ये कहते थे। दूसरा, हम्म हम्म, दूसरा एक और चीज मैं आपको बता दूं, इन्होंने स्थल भाग और जल भाग के गर्म और ठंडे होने में अंतर बताया था। तो रीटर ने स्थलीय, स्थल तथा समुद्री भाग के गर्म एवं ठंडे होने में, एवं ठंडे होने में अंतर स्पष्ट किया था, अंतर स्थापित किया था। समझ गए? क्या किया था? गर्म और, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसको आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। दूसरा, इनका कहना क्या था कि
हम्म। इन्होंने प्रत्येक महाद्वीप, याद रखिए, प्रत्येक महाद्वीप की पहचान की पहचान वहां के जाति के भिन्न रंगों के द्वारा की है, कि भिन्न रंगों के द्वारा। ठीक है, भिन्न रंगों के द्वारा की है। जैसे इनका कहना था कि अफ्रीका के लोग जो होते हैं, जो अफ्रीका में रहते हैं, वो काले होते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं अफ्रीका के लोग, काले लोग। ठीक है। दूसरा, यूरोप के जो लोग हैं, ये गोरे लोग हैं। एशिया के जो लोग हैं, ये पीले लोग हैं। एशिया के लोग क्या होते हैं? पीले होते हैं। अमेरिका के लोग लाल होते हैं, लाल लोग। तो ये जो महाद्वीप है ना, इस महाद्वीप में इन्होंने बताया था रंगों के आधार पे जाति की पहचान इन्होंने की थी। याद रखिएगा, रंगों के आधार पे जाति की पहचान इन्होंने की थी। दूसरा, आगे चलते हैं। अब यहां से पर्यावरणीय निर्धारणवाद की चर्चा शुरू हो गई थी। पर्यावरणीय निर्धारणवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है। तो पर्यावरणीय निर्धारणवाद के समर्थक थे, यहां पर लिख लीजिए, के समर्थक। अब का आप कहेंगे कि सर पर्यावरणीय निर्धारणवाद होता क्या है? इसका मतलब है प्राकृतिक परिस्थितियां मानव निवास और संस्कृति को प्रभावित करती हैं। प्राकृतिक, इसका अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक परिस्थितियां मानव के निवास तथा संस्कृति को प्रभावित करती है। समझ गए? जैसे उनका कहना था कि यूरोपीय सभ्यता का जो विकास है, यूरोपीय सभ्यता का विकास भौगोलिक परिस्थितियों पे आधारित था। याद रखिएगा, किस पे आधारित था? भौगोलिक परिस्थितियों पे आधारित था। तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म तो आप समझते हैं कि मानव के हर कार्यों पर पर्यावरण का प्रभाव होता है। ये कहता है पर्यावरणीय निर्धारणवाद, नियतिवाद एक तरह से आप कह सकते हैं इसको, पर्यावरणीय निर्धारणवाद इसको कह सकते हैं।
अब जरा देखिए, तो इनका जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म होने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। क्यों? क्योंकि उन्होंने, यहां लिख लीजिए, उन्होंने यानी रीटर ने उन्होंने विभिन्न सभ्यताओं जैसे मिस्र की सभ्यता, या फिर यूनानी सभ्यता, या फिर रोमन की सभ्यता, रोमन की सभ्यता द्वारा उन्होंने विभिन्न सभ्यताओं द्वारा किए गए भौगोलिक विकास का विश्लेषण किया है, विकास का विश्लेषण किया है। याद रखिएगा। तो उन्होंने विभिन्न सभ्यताओं, मिस्र, यूनानी, रोमन की सभ्यता द्वारा किए गए भौगोलिक विकास का विश्लेषण किया है। समझ गए? तो इसका मतलब इन सारे सभ्यताओं पे जो भौगोलिक विकास, यानी भौगोलिक, इसका मतलब पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ा है, उसको एक तरह से हम क्या कहेंगे? निर्धारणवादी कहेंगे। अब जरा देखिए, अर्धकुंडे सबसे ज्यादा बार पूछे गए पुस्तक इनकी एक थी जो सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पुस्तक अर्धकुंडे। अर्धकुंडे, इसके बारे में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। वास्तव में इसका क्या अर्थ होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार पूछा गया अर्धकुंडे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अब देखिए अर्धकुंडी का क्या मतलब है। देखिए अर्धकुंडी का मतलब है कि जब आप पृथ्वी का विश्लेषण कर रहे हैं,
तो मैंने आपको क्या कहा था कि इसको इतिहास के संदर्भ में कर रहे हैं, ऐतिहासिक रूप से कर रहे हैं। तो इनका कहना था अर्धकुंडे क्या है। अर्धकुंडे को आप इस संदर्भ में व्याख्या करने की कोशिश कीजिए, यानी इतिहास से अर्थ साइंस को जोड़िए और तब बताइए यहां का जो क्षेत्रीय स्वरूप है कैसा डेवलप हुआ है। हो सकता है जो आज है वो कल नहीं था, जो कल होगा वो आज नहीं है। तो हर काल और के संदर्भ में पृथ्वी का विश्लेषण मानव के किसी खास क्षेत्र के हिसाब से बदलता है। तो इसका मतलब अर्धकुंडे एक तरह से क्या है, अर्धकुंडे एक तरह से क्या है, तो याद रखिएगा अर्धकुंडे भूगोल और इतिहास के संबंध को दर्शाती है। एक लाइन में इसको क्या लिखेंगे, अर्धकुंडे भूगोल एवं इतिहास के संबंध को दर्शाती है, के संबंध को दर्शाती है। ठीक है, किस चीज को दर्शाती है, भूगोल है, अर्थात इतिहास और भूगोल। रीटर का मानना था कि इतिहास और भूगोल एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। इतिहास और भूगोल एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। अलग नहीं किए जा सकते। समझ गया ना। तो अर्धकुंडे ऐसे समझिए कि इसमें पूरा विश्लेषण इस किताब में किया गया कि भूगोल का इतिहास के साथ कैसे संबंध है, मानव पे उसका प्रभाव क्या पड़ा है, और विभिन्न सभ्यताओं में, चाहे यूनान की, रोम की, या फिर मिस्र की सभ्यता, पश्चिमी यूरोपियन सभ्यता या पूर्वी यूरोपियन सभ्यता, इन सब का अगर विकास हुआ है तो ऐतिहासिक संदर्भ में इसकी व्याख्या व्याख्या की है रीटर ने। इसका मतलब क्या है, भौतिक पर्यावरण मानव इतिहास को किस प्रकार आकार देता है। समझे, भौतिक भौतिक पर्यावरण लिख सकते हैं, भौतिक पर्यावरण मानव इतिहास को, मानव इतिहास को किस प्रकार आकार देता है। तो इसका मतलब आप समझ गए, अर्धकुंडे का मतलब आप समझ गए, समझ गए। तो अर्धकुंडे जो मैंने आपको लिखा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा इसका अर्थ विश्लेषण, ये है। ठीक है, इसका अर्थ विश्लेषण, यानी अर्धकुंडे का जो अर्थ है ये इतना इतना अगर आप लिख लिए तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि क्या है अर्धकुंडे। हम्म, दूसरा दूसरा अगर आप देखेंगे कि रीटर का जो दृष्टिकोण है ये वैज्ञानिक है। रीटर का दृष्टिकोण या किसी भी चीज को व्याख्या करने का जो दृष्टिकोण था, विचारधारा थी, वो वैज्ञानिक थी, वैज्ञानिक विचारधारा थी।
रीटर का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, यहां लिख दीजिए। अब ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? तो देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या मतलब है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या हो सकता है? साइंटिफिक अप्रोच का क्या मतलब होता है? जैसे अगर आप किसी चीज में साइंटिफिक डेवलपमेंट्स करना चाहते हैं, या साइंटिफिक, आप सोचते हैं कि मैं बहुत साइंटिफिक हूं, इसका क्या मतलब है? आप बड़ा वैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं। तो आप वैज्ञानिक ढंग से सोचेंगे, इसका क्या मतलब है? कि आप सोचेंगे कि देखो, ये चीज है ना, तो इसको जोड़ दो इससे। अगर यहाँ पे ये चीज है, इसका मतलब यहाँ पे ये चीज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए विश्वत रेखा का तापमान ज्यादा है, तो यहाँ पे काले लोग होने चाहिए। क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो शरीर में मेलानिन जैसे पिगमेंट का फॉर्मेशन होगा, और मेलानिन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो काले हो जाएंगे। तो ये हो गया साइंटिफिक अप्रोच। यानी किसका प्रभाव किस पे? पर्यावरण का प्रभाव व्यक्ति पे, इतिहास का प्रभाव मानव पे, भूगोल पे, और भूगोल के विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव मानव पे, उसके संस्कृति पे, वहां के मिट्टी पे, यहाँ के वनस्पति पे। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया। समझ गया ना? तो इस चीजों को ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका मतलब है कि ज्ञान की क्रमबद्धता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए आवश्यक है। तो ज्ञान की क्रमबद्धता वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए आवश्यक है। अर्थात वैज्ञानिक तार्किक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक तार्किक दृष्टिकोण, समझ गए? रीटर का क्या था? वैज्ञानिक तार्किक दृष्टिकोण। उन्होंने नदियों, पर्वतों, जलवायु, वनस्पति सब में तार्किकता स्थापित की थी। याद रखिएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, रीटर ने रीटर महोदय ने रीटर महोदय ने नदियों, नदियों पर्वतों, जलवायु, वनस्पति तथा मानव जीवन के बीच संबंध स्थापित किए थे। संबंध स्थापित किए थे। याद रखिएगा, रीटर महोदय ने नदियों, पर्वतों, जलवायु, वनस्पति तथा मानव जीवन के बीच संबंध स्थापित किए थे। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण या तार्किकता आप कह सकते हैं इसको। ठीक है। तो यहां पे आप दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, ये महत्वपूर्ण है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, इसका अर्थ आप समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब रीटर के बारे में कुछ चीजें हैं, याद रखिएगा,
जो मैंने आपको सबसे पहले, जैसे यहां पे हमने आपको बताया था कि ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, आधुनिक भूगोल के संस्थापक थे। तो कुछ चीजें हमने आपको नहीं बताई, जैसे कहाँ के रहने वाले थे, मैंने आपको ये चीज नहीं बताया। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज, हम्म कुछ चीज के बारे में यहाँ पे मैं, और लास्ट में ही देख लीजिए, लास्ट में ही देख लीजिए, साइड में कहीं लिख लीजिएगा क्या था। तो मैं साइड में लिख लेता हूँ कुछ। रीटर रीटर कॉल रीटर के जन्म से संबंधित कुछ, जैसे इनका जो जन्म है, ये 1789 में, यानी ईस्वी में हुआ। ठीक है। उसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा, हालांकि ये नहीं पूछा जाता है, जो मैं लिख चुका हूं वो पूछा जाता है। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, गोथा, गोथा एक जगह है छोटा सा, गोथा के निकट, जर्मनी में ही, स्रेफेनथेल में, स्रेफेनथेल, स्रेफेनथेल स्रेफेनथेल में जो इनका प्रारंभिक शिक्षा था, याद रखिएगा कहाँ हुआ था, गोथा। और इनका जो भाषा था, भाषा तथा जो अध्ययन पद्धति था, उसमें लिख लीजिएगा ग्रीक तथा लैटिन भाषाओं का के जानकार थे। लैटिन भाषाओं के जानकार थे, ग्रीक तथा लैटिन भाषा जानते थे, इसी में इनका अध्ययन हुआ था। इसके अलावा जो इनका अध्ययन था, अध्ययन विषय, भूगोल का अध्ययन किया था, इतिहास का अध्ययन किया था, इसलिए भूगोल और इतिहास के बीच संबंध स्थापित करते थे। प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किया था, भौतिक भी, भौतिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इन सब के जानकार थे, जिसको जूलॉजी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी कहते हैं, इन सब के जानकार थे। अब मैं आपको बता दूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें शुरू से लेकर अब तक जो एग्जाम में
आ सकता है रीटर के बारे में, समझ गए, रीटर के बारे में। तो यहां पे देखिए, आधुनिक भूगोल के संस्थापक, ये बहुत बार पूछा गया है, हमबोल्ट और रीटर को कहते थे, ठीक है। दूसरा, धर्मशास्त्री, यानी भूगोल पे धर्म का प्रभाव, तो टेलियोलॉजिस्ट इनको कहते थे। और ईश्वरवादी, याद रखिएगा, यह स्टेटमेंट पूछा जाता है कि रीटर ईश्वरवादी थे कि नहीं, ये बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, समझ गए, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद ये एक उद्देश्यवादी थे, और इसको हमने आपको बता दिया है। तो ये पूछा जाता है कि उद्देश्यवाद क्या है, या कहीं किसी यूनिवर्सिटी में आप चले जाए इंटरव्यू देने, वहां भी पूछा जा सकता है कि उद्देश्यवाद क्या है। तो इसके बारे में मैंने आपको यहां पे बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इनका जो अध्ययन हुआ मानव भूगोल के क्षेत्र में हुआ है। प्रकृति का मानव पे प्रभाव, इसका मतलब क्षेत्रीय भूगोल के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। तो क्षेत्रीय भूगोल के परिचायक थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहां हमबोल्ट और रीटर के बीच एक द्वैतवाद शुरू होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि द्वैतवाद, द्वैतवाद की शुरुआत हमबोल्ट और रीटर से, हमबोल्ट तथा रीटर के बीच, ठीक है, द्वैतवाद की शुरुआत। अब ये द्वैतवाद कौन था? तो सामान्य बनाम विशिष्ट, या इसी को हम क्या कहते हैं, समान बनाम विशिष्ट भूगोल को ही हम कहते हैं क्रमबद्ध, क्रमबद्ध बनाम, यानी क्रमबद्ध भूगोल बनाम क्षेत्रीय भूगोल, याद रखिएगा, क्षेत्रीय भूगोल, याद रखिए। तो ये पहला हम द्वैतवाद आपको बताएंगे, लेकिन बाद में बताएंगे। पहले तो जितने सारे थिंकर हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एक मैंने क्लच, यहाँ पे एक पॉइंट्स मैंने निकाल दिया जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये और तो इसी को हम जनरल वर्सेस क्या कहते हैं, जनरल वर्सेस स्पेशल ज्योग्राफी, स्पेशल ज्योग्राफी, जनरल वर्सेस स्पेशल ज्योग्राफी, या फिर इसी का दूसरा नाम है नीचे सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल, रीजनल ज्योग्राफी, इसको कहते हैं। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो आज की सभा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो हमबोल्ट और रीटर के बारे में आप समझ गए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हम आएंगे किससे, किससे बात करेंगे, तो किसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी चर्चा होगी वो होगी किसके बारे में, तो डार्विन के बारे में, याद रखिएगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। क्योंकि डार्विन जो थे, डार्विन जो रीटर थे, उनके ऊपर भी डार्विन का प्रभाव नजर आता है, याद रखिएगा। तो डार्विन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। उसके बाद लाप्लास के बाद, सॉरी, डार्विन आप लोगों के सिलेबस में है या नहीं, थोड़ा कॉन्साइज बता के आगे निकल जाएंगे। लेकिन हाँ, लाप्लास के बारे में आपको बताएंगे, जिन्होंने संभववाद जहां से शुरू होता है उसके बारे में हम बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।